देखिए, आज हम सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आए हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका हम लोग नाम दिए। अगर ये जानते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, बना सकते हैं। कोई रिएक्शन किसी के बीच में कैसे हुआ, कहां पर हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, मैकेनिज्म का, रिएक्शन कैसे होती है, उसमें किन किन बातों पर ध्यान रखी जानी चाहिए, अगर ये सारी बात क्लियर हो, निश्चित रूप से आप ऑर्गेनिक रिएक्शन के रिएक्शन को बना सकते हैं बहुत आसानी से और गलती नहीं होगी। सबसे पहले फंडामेंटल चीज को पढ़ते हैं। फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन होता कैसे कैसे है, ये सारी चीजों को इस चैप्टर में हम लोग स्टेप वाइज पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा चैप्टर है, इस पर प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, देखिए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक कोई मॉलिक्यूल होगा, उस पर किसी रिएजेंट से रिएक्शन होगा तो उसका कोई इंटरमीडिएट बनेगा, और जो प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट फिर प्रोडक्ट बनता है और बाई प्रोडक्ट बनता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लिए, CHHCl है, ऐसा है, और इस पर हम अटैक कराते हैं एक रिएजेंट OH माइनस का। ये तो निश्चित है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर हमको रिएक्शन करानी है, लेकिन जो ये रिएजेंट होगा ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर इस पर ये अटैक किया, चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहा है तो इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला पर अटैक करें, तो अटैक करने के क्रम में इस तरह से बन सकता है। इस तरह से बन सकता है, यहां पर वो जा सकता है, यहां टूटने टूटने की स्थिति में है और ये जुटने जुटने की स्थिति में है, यानी यहां से हटाया जा रहा है। और ये या तो ऐसे भी हो सकता है कि यहां से क्लोरीन को पहले हटा ले तो इस पर प्लस चार्ज आएगा, जब हटाएगा तो जो पार्ट बनेगा उसको इंटरमीडिएट कहेंगे। यहां पर इंटरमीडिएट ऐसा है, यहां पर इंटरमीडिएट ऐसा है, फिर उसके बाद फाइनली क्या बन जाएगा, CH3 CHH, इरा पर OH आ गया और Cl माइनस अलग हो गया, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। और ये क्या हुआ, बाई प्रोडक्ट। कुछ न कुछ बाई प्रोडक्ट बन भी सकता है और बाई प्रोडक्ट नहीं भी बन सकता है। तो हमारी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा ही होने वाला है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर किसी रिएजेंट का अटैक होगा तो कोई इंटरमीडिएट बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, और उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा और बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब कहां पर कैसा इंटरमीडिएट बनेगा, किसी रिएजेंट का अटैक मॉलिक्यूल के किस हिस्से पर होगा, जैसे यहां पर भी अटैक संभव था, यहां पर भी अटैक संभव था, यहीं पर क्यों हुआ, ये सारे कॉन्सेप्ट को जानने के लिए ऑर्गेनिक का ये फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में हम लोग उसका काफी डिटेल करेंगे। अब सबसे पूरा पहली चीज ये है, बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन कहते किसको है। व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन है क्या? तो आप सोचो, मान लो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच रिएक्शन कराए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, तो वाटर बना, ऐसा बना। आखिर हुआ क्या होगा, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्टेंट में ये पुराने बॉन्ड टूटा होगा और प्रोडक्ट में क्या हुआ होगा, नए प्रकार के बॉन्ड बना होगा। ये एक केमिकल रिएक्शन है। जैसे कार्बन है, O2 CO2 बना, ऐसा पढ़ते हैं, तो कार्बन कार्बन सब एक दूसरे से कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में तो ये बॉन्ड टूटा होगा, ये बॉन्ड टूटा होगा, तब जाकर के इस तरह के बॉन्ड बने होंगे। यानी कि कहने का मतलब हुआ, रिएक्टेंट में पुराने बॉन्ड को टूटना और प्रोडक्ट में नए बॉन्ड्स का बनना केमिकल रिएक्शन कहलाती है। द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड इन रिएक्टेंट, द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में पुराने बॉन्ड्स का टूटना, एंड
फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इन प्रोडक्ट, न्यू बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट्स में नए प्रकार के बॉन्ड का बनना और रिएक्टेंट में पुराने बॉन्ड का टूटना, यही केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन तब तक नहीं कहेंगे जब तक बॉन्ड ब्रेकिंग और फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ हो। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ हो और बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ हो तो वहां पे निश्चित रूप से केमिकल रिएक्शन हुआ है। जहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ हो या बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं हुआ हो, निश्चित रूप से वहां केमिकल रिएक्शन नहीं कहा जाएगा। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले काम बॉन्ड ब्रेकिंग का होगा। ओके, लेकिन उससे पहले मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का हम लोग डिफिनेशन जाने। द स्टेप वाइज मतलब पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। माने रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होता, कई एक स्टेप में होता है। तो प्रत्येक स्टेप के डिटेल डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्राइबिंग, स्टेप वाइज डिस्क्राइबिंग डिटेल ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। मतलब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कहने से कहने हुआ, जैसे अभी ये बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कार्बन और क्लोरीन के बीच में था, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो रहा था। तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किधर हो रहा है? इनर्जेटिक्स ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड तोड़ने के दौरान। क्लीवेज मतलब ब्रेकिंग, ब्रेकिंग मींस क्या? डिसोसिएशन, फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन में कुछ न कुछ एनर्जी लगा होगा, हमेशा याद रखेगा। जब कोई बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी लगाना पड़ेगा, और जब कोई बॉन्ड जुटेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, हमेशा याद रखेंगे। ड्यूरिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एंड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज रिलीज्ड। Bond dissociation is endothermic process, while bond association, bond formation is exothermic process. Okay? तो वहां पर क्या एनर्जी कैसा लग रहा है, कितना लग रहा है, ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, तो ये आपको पता है। अगर बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, निश्चित रूप से एनर्जी ज्यादा लगेगा। अगर बॉन्ड बना और बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड बना तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। एंड रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, किस रेट से, कब ज्यादा जल्दी होगा, कब देर से होगा। अगर कोई रिएक्शन जल्दी हो गया, फास्ट हुआ, स्मॉल टाइम में हुआ, मतलब रिएक्शन फास्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन उसका ज्यादा है। लेकिन यदि रिएक्शन धीरे धीरे होगा तो आप निश्चित रूप से समझ लेंगे कि निश्चित रूप से कि रिएक्शन स्लो है, तो उसका रेट के बारे में, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के बारे में, बॉन्ड डिसोसिएशन और एसोसिएशन के दौरान एनर्जी के बारे में, ये सारा डिटेल्स पढ़ेंगे। किसमें हम लोग ये आपको ऑर्गेनिक, आपको ये मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में, इसमें आपने देखा कि रिएक्शन जब होगा तो सबसे पहला काम होगा बॉन्ड डिसोसिएशन का। कौन चीज का? बॉन्ड डिसोसिएशन। तो अब बॉन्ड डिसोसिएशन, कोई बोले कि बॉन्ड डिसोसिएशन कहेंगे किसको? अरे बॉन्ड का टूटना बॉन्ड डिसोसिएशन कहलाएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। बट बॉन्ड डिसोसिएशन होता कितने प्रकार के हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन का मतलब हुआ बॉन्ड का टूटना, या बॉन्ड फ्यूजन कह सकते हैं, बॉन्ड फ्यूजन या बॉन्ड ब्रेकिंग बोलेंगे। ये बॉन्ड फ्यूजन दो तरह से हो सकता है। कितने तरह से? दो तरह से। मान लीजिए कि ए और बी के बीच में बॉन्ड है, ए और बी के बीच में क्या है? बॉन्ड है। और यदि एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना होगा, यदि ये दोनों बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन बांट ले, बॉन्ड टूटने के बाद अगर ये इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ए रख लिया और एक इलेक्ट्रॉन बी रख लिया, मतलब यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का है वो बराबर बराबर बंटवारा हो रही है, तो ये एक अलग फ्यूजन हुआ। हो सकता है कि बी ज्यादा मजबूत है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो इस पर प्लस और इस पर कौन सा चार्ज बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। यानी कितने प्रकार के बॉन्ड फ्यूजन हो सकते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हुआ, इक्वल
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या हुआ, अनइक्वल, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा लिया तो इसको क्या बोलेंगे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का बराबर बराबर बंटवारा हुआ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको बोलते हैं इक्वल, मतलब होमो, होमो का मतलब सेम, जिसको होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। जब इलेक्ट्रॉन का बंटवारा हो रहा हो, बॉन्ड डिसोसिएशन हो रहा हो और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, या इसी को होमोलिसिस कहते हैं, होमोलाइसिस। होमोलाइसिस किसको कहेंगे, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड फ्यूजन इन विच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या बोलेंगे आप, बराबर बराबर नहीं हुआ, तो बराबर नहीं होता है तो उसको बोलते हैं हेट्रो। क्या बोलते हैं, होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो यहां डिफरेंट पार्ट में टूटा है, तो डिफरेंट पार्ट में टूटा तो हेट्रो बोलेंगे, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, या हेट्रोलिसिस कहेंगे, हेट्रोलाइसिस, माने बराबर बराबर में नहीं टूटेगा। इसके डिफिनीशन में क्या बोलेंगे, द बॉन्ड फ्यूजन इन विच अनइक्वल बॉन्डेड पेयर ऑफ इन विच अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या बोलेंगे, द बॉन्ड फ्यूजन इन विच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का बंटवारा बराबर बराबर हो रही है तो क्या बोलेंगे, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, और बराबर बराबर नहीं हो रही है तो हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। ये दो प्रकार की संभावना है। अब ये है कि जब ये बना उसको फ्री रेडिकल कहेंगे। ये क्या बनाता है, फॉर्म फ्री रेडिकल। कहने का मतलब कि ड्यूरिंग होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म। कैसा बनेगा, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म। ये जो बनता है उसको फ्री रेडिकल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्री रेडिकल। और ये जो बनता है उसको आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयन्स बना है, और यहां पर फ्री रेडिकल्स बना है, तो कहेंगे ड्यूरिंग होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म। ड्यूरिंग होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म। लेकिन इसमें क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन आयन्स आर फॉर्म। आयन्स आर फॉर्म, आयन्स बनेंगे। आयन्स में क्या है, कैटायन एंड एनायन, यानी कैटायन एंड एनायंस आर फॉर्म। देखिए, कैटायन ड्यूरिंग हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन कैटायन एंड एनायंस आर फॉर्म। कैटायन और एनायन बनेगा। You know about cation? Cation are those species having positive charge, and anions are those species having negative charge. अब देखिए, यहां पे बराबर बराबर, अब ऐसा कब होगा और ऐसा कब होगा, ये सोचने वाली बात है। कंडीशन, अच्छा कोई ये पूछ दे कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या है, आप फ्री रेडिकल को कैसे डिफाइन करें। Free radicals are the species. Free radicals are the species having an unpaired electron. एक unpaired electron है, having an unpaired electron and have no charge. देखिए फ्री रेडिकल किसको कहेंगे, फ्री रेडिकल वैसे स्पेसीज को कहेंगे जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है और इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे स्पेसीज को क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल, जो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से बनता है। यानी कि फ्री रेडिकल्स आर द स्पेसीज हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड नो चार्ज इज कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। कैटायंस किसको कहेंगे, द स्पेसीज हैविंग
Positive charge is known as cation and having negative charge is known as anion. ओके, अब कंडीशन जानते हैं. कंडीशंस, किस कंडीशन में होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा और किस कंडीशन में हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, ये जानते हैं. देखिए, ये जनरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होगा. किस में होगा? इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल. कैसे मॉलिक्यूल में? नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जनरली होगा. जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटना है, तो यहां पर बोथ हैव इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इफ देयर बॉन्ड्स आर डिसोसिएट, देन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सपोज टू बी कार्बन एंड हाइड्रोजन है. यू नो अबाउट कार्बन एंड हाइड्रोजन, both have about equal electronegativity, so the bonded pair of electron distributed equally, so these are said to be free radical. ये free radical बनेगा. लेकिन ये कब होगा? इन पोलर मॉलिक्यूल में होगा. किस में होगा? पोलर मॉलिक्यूल में होगा. ये पोलर मॉलिक्यूल जिसमें एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो. आप जानते हैं कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा. तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस. यानी मोटा मोटी तौर पर यह पता चला कि होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन मेनली अकर्स इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल. मेनली अकर्स इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बट हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन मेनली अकर्स इन पोलर मॉलिक्यूल. ओके, और यहां पे सॉल्वेंट कैसा हो? इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. कैसा सॉल्वेंट हो? लेकिन यहां जिसमें अगर घोल करके तोड़ रहे हैं वो पोलर सॉल्वेंट होगा. पोलर सॉल्वेंट में सबसे बढ़िया सॉल्वेंट होता है वाटर. इसमें आयोनाइज करेगा. और बात करें इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंटेशन में विथ सुटेबल वेवलेंथ, विथ सुटेबल वेवलेंथ, सुटेबल वेवलेंथ वाला लाइट होना चाहिए. जिसकी लाइट में जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होता है प्लैंक क्वांटम थ्योरी से, या hc/λ बोल सकते हैं. तो ये से एक एनर्जी मिलती है, ये एनर्जी से बॉन्ड उठेगा. या फिर प्रेजेंस ऑफ एसिड के प्रेजेंटेशन में, या बेस के प्रेजेंटेशन में, या आयन के प्रेजेंटेशन में. सॉरी, उल्टा लिख दिया, गलती हो गया. इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो गया, या पेरोक्साइड के प्रेजेंटेशन में भी होता है, या ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में भी कुछ ऐसे रिएक्शन है जहां पर भी होती है, या फ्री रेडिकल पहले से मौजूद हो वहां पर होगा. यहां पे देखिए इसमें क्या होगा? ये आपको पोलर सॉल्वेंट में होगा, एसिड के प्रेजेंटेशन में होगा, या बेस के प्रेजेंटेशन में होगा, या कोई आयन पहले से मौजूद हो उसके प्रेजेंटेशन में होगा. हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, जैसे हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं जहां पर यह वेरी करेगा. जहां पर हम एग्जांपल से हम होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन को क्लियर करा सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि यहां पे पोलर हो गया, जैसे H और C के बीच में बॉन्ड है, ये टूटना है. H और Cl के बीच में बॉन्ड टूटना है. तो आपको पता है कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया और ये क्या है? पोलर. तो ये जो टूटेगा H फ्री रेडिकल और कार्बन फ्री रेडिकल. यहां जो टूटेगा H फ्री रेडिकल में नहीं टूटेगा, H प्लस में और Cl माइनस में. तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ. अगर इन केस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इसको तोड़ना है, अगर पहले से कोई फ्री रेडिकल यहां पर मौजूद हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहां पर कोई फ्री रेडिकल नहीं है बल्कि कोई पॉजिटिव चीज यहां पर अटैक कर रहा हो, तो यहां होगा होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन. और यहां कौन चीज होगा? हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन. यहां पर बॉन्ड टूट करके यहां पर पाई बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड है, तो यहां पर ये दोनों फ्री रेडिकल में टूटेगा और एक जगह पर ये जुट जाएगा. एक इसमें ये प्लस और माइनस में टूटेगा. ये मान लो प्लस है तो इस पर माइनस है, ऐसे टूट रहा है, तो माइनस वाला पर कौन जुड़ जाएगा? A
और प्लस वाला पर ये बचा हुआ रह जाएगा। तो यहां कैसा फ्यूजन हुआ? होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। लेकिन यहां कैसा हुआ? हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हुआ। सिंपली अगर हम वायु में बात करें, क्लोरीन को अल्ट्रावायलेट रेज के तोड़े, Cl के बीच में बॉन्ड है, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल के रूप में टूटेगा। लेकिन यही क्लोरीन एक एसिड ले लें AlCl3 के प्रेजेंटेशन, ये एसिड है जिसको लेविस एसिड कहते हैं। और लेविस एसिड के प्रेजेंटेशन में क्या करेगा कि एक वो किसी एक को अपने तरफ खींच लेगा और एक Cl प्लस में डेवलप कर देगा और AlCl4 माइनस में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि एसिड है तो आयोनाइज करने की टेंडेंसी रखता है और ये आयोनाइज करने की टेंडेंसी नहीं रखेगा। और एक केस आता है, जैसे मान लीजिए कि HBr है, यहां पर अगर पेरोक्साइड ले लिए तो H फ्री रेडिकल में और Br फ्री रेडिकल में टूटता है। लेकिन HBr है और पेरोक्साइड नहीं बल्कि यहां पर वाटर ले ले, पानी में घोले, तो H प्लस में और Br माइनस में टूट जाएगा। देखिए मीडियम का काफी असर पड़ रहा है। तो मैंने कहा एसिड के प्रेजेंटेशन में या पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंटेशन में या बेस के प्रेजेंटेशन में या कोई पोलर ज्यादा हाईली पोलर मॉलिक्यूल है तो वैसे केसेस में हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। लेकिन जहां पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो या नॉन पोलर बॉन्ड है या प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल है या प्रेजेंस ऑफ लाइट है विद सुटेबल वेवलेंथ वाला या पेरोक्साइड है, तो कैसे टूटता है? फ्री रेडिकल में टूटता है। तब कब फ्री रेडिकल में टूटेगा, कब होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा और कब हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, ये देखें। आप लोग एक कंपेयर लिखेंगे, एक कंपैरिजन लिखेंगे, कंपैरिजन बिटवीन होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, और आप डिस्क्राइब करके देखिए, वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद इसको पूरा डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए। जितना डिटेल्स कर सकते हो विथ एग्जांपल उतना डिटेल कीजिए। डिस्क्राइब द कंपैरिजन या राइट डाउन द कंपैरिजन बिटवीन होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन इन डिटेल, जितना डिटेल कर सकते हो आप। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे जो इंटरमीडिएट बन रहा है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ये इंटरमीडिएट क्या होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने प्रकार का होता है, कैसे बनता है और उसकी स्टेबिलिटी क्या है, और स्टेबिलिटी से रिएक्शन के रेट को क्या फर्क पड़ता है, ये सारे डिटेल्स अगले वीडियो में।